हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल एज एजुकेशन। सो आज हम लोग आरसीसी का चैप्टर 7 करेंगे, जिसमें कि हम लोग आरसीसी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं वो सारे क्वेश्चंस करेंगे और उसके थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। सो चैप्टर 7 हमारा फुटिंग का है। सो फुटिंग आज हम लोग कंप्लीट करते हैं आरसीसी की। एंड आई होप जितने भी पिछले लेक्चर्स हैं, हमारे जो भी चैनल पर लेक्चर्स अवेलेबल हैं आरसीसी के, वो सारे आपने देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को विज़िट करिए और वो सारे ही सेशन आप देखिए। बहुत हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए, जो भी आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। सो आप प्लीज़ उनको भी देखिए। और अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को, हमारी जो वीडियोज़ होती हैं उनको लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए और हमें जो भी आपका फीडबैक रहता है वो बताया करिए, ताकि हम लोग को भी एक अप्रिसिएशन मिले या हम लोग को भी पता चले कि हमारे अंदर क्या कमी है, हम क्या और अच्छा कर सकते हैं। सो प्लीज़ हमें मोटिवेट कीजिए चैनल को हमारे लाइक करके और सब्सक्राइब करके। ठीक है। तो चलिए फिर अपन लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। सो आज हम लोग आरसीसी का चैप्टर 7 कर रहे हैं, फाउंडेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग आइसोलेटेड फुटिंग के बारे में देख लेंगे, लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, फुटिंग फाउंडेशन, न्यूमेरिकल्स एंड सम मिसलेनियस। ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉल फुटिंग इज़ अ टाइप ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहले फुटिंग को पढ़ने से पहले, फाउंडेशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा फुटिंग होता क्या है। ठीक है, तो आप ये सकते हैं कि फुटिंग वर्ड जो है वो हमारा फुट वर्ड से बना है। ठीक, फुटिंग जो है वो फुट से बना है। और अगर हम अपने फुट को देखें तो हमारा फुट किस तरह से दिखता है, हमें ऐसे दिखता है। ठीक है, यहाँ का एरिया अगर A1 है और यहाँ का मैं कहूँ A2 है, तो वी कैन से कि A2 A1 से बड़ा होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ये सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि हमारा जो पर्पस है, जो हमारा जो भी लोड आ रहा है पूरी बॉडी का, इस पैरों के थ्रू हमारा जो भी लोड है वो सॉइल में ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब हमारी अर्थ में ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम A1 ही रखेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से जो प्रेशर आएगा वो ज़्यादा आएगा। ठीक है, वी कैन नो कि प्रेशर क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया इज़ द प्रेशर। तो अगर हमारा एरिया कम होगा तो वो प्रेशर ज़्यादा आएगा, बट उस प्रेशर को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरिया को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग एरिया को बढ़ाते हैं ताकि हमारा जो प्रेशर, जो हमारी बॉडी के द्वारा जो अर्थ पे प्रेशर लगाया जा रहा है वो कम हो जाए, जिसकी वजह से हम स्टेबल होकर आराम से वॉक कर सकें। ठीक है, तो अगर हम पेयरिंग, तो वही चीज़ है हमारे फुटिंग में। ठीक है, जब भी हम कोई कॉलम बनाते हैं, अगर हम कॉलम को सीधा सीधा बना देंगे तो जो, अगर हम इसकी बेयरिंग कैपेसिटी निकालें, देखिए जो भी कॉलम है वो एक सॉइल पे है। ठीक है, ये हमारी सॉइल है अगर, तो ये किसी सॉइल पे एक कॉलम है जिसके ऊपर P लोड लग रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट करा जा रहा है सॉइल पे वो निकालूं तो वो कितना हो जाएगा, P अपॉन ए, दिस प्रेशर। और मैं कहूँ कि जो सॉइल की जो सिग्मा है, सिग्मा BC, दिस इज़ द सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, हर किसी की, हर मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं अभी यहाँ पे मैं सॉइल की बात कर रही हूँ, तो सॉइल की अपनी एक बियरिंग कैपेसिटी है। व्हाट इज़ बियरिंग कैपेसिटी? तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी जो होती है कि जो सेफ लोड एक पर यूनिट एरिया में जो सेफ लोड वो कैरी कर सकती है सॉइल, वही उसकी सेफ बियरिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, कि द सेफ लोड कैरीड इन पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो इस तरह से होता है कि इतना लोड एक मीटर स्क्वायर, मतलब कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं देखूं कि किसी भी चीज़ की, जो किसी भी सॉइल की अगर बियरिंग कैपेसिटी अगर 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो मैं कहूँगी कि जो 1 मीटर का, अगर 1 मीटर, जैसे 1 मीटर का ये हमारे पास कोई एरिया है 1 मीटर स्क्वायर का, तो वो कितना लोड ले सकता है? सो सेफ लोड जो ले सकता है वो ले सकता है 4 किलोन्यूटन। ठीक है, तो ये एरिया, दिस एरिया इट कैन ओनली टेक 4 किलोन्यूटन का लोड। इससे ज़्यादा अगर लोड आ गया तो वो फेल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारा कॉलम है, ठीक है, इसके द्वारा जो भी लोड आ रहा है वो जो लोड है, ठीक है, उसका एरिया क्योंकि कम है। अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन, कॉलम के क्रॉस सेक्शन की बात करूँ, सपोज इसका एरिया ऐसे ए क्रॉस सेक्शन है हमारे पास स्क्वायर, तो ये हो जाएगा P/A स्क्वायर। ठीक है, एंड इट इज़, ठीक है, इट इज़ मोर देन सिग्मा
BC, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फेलियर हो जाएगा। इसीलिए अब इस फेलियर से बचने के लिए कि हमारा जो एरिया है, मतलब जो हमारा प्रेशर आ रहा है फाइनली वो इससे कम आए, हम क्या करेंगे, हम अपने एरिया को बढ़ा देंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, एरिया को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जब हम ये फाउंडेशन प्रोवाइड कर देंगे तो उससे हमारा एरिया बढ़ जाएगा, कॉलम का जो बेस है वो बढ़ जाएगा। और जब अब हम जो एरिया निकालेंगे, ठीक है, जब हम P/A जब हम प्रेशर निकालेंगे तो ये हमारा सिग्मा BC जो हमारी बेयरिंग कैपेसिटी है सॉइल की उससे कम आएगा, ठीक है ना। इन दिस केस हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो सेफ हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग फुटिंग्स प्रोवाइड करते हैं ताकि लोड को एक लार्ज एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, जिसकी वजह से जो हमारा फाउंडेशन है, जो भी हमारा स्ट्रक्चर है वो एक स्टेबल रहे, ठीक है। तो इस तरह से हम फाउंडेशन की डिज़ाइनिंग करते हैं। इस तरह से हमारा जो फाउंडेशन है वो हमारे पिक्चर में आता है, ठीक है। अब फाउंडेशंस भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फाउंडेशन आपका फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंडेशन आपका शैलो फाउंडेशन होता है, ठीक है, शैलो फाउंडेशन होता है। दूसरा आपका डीप फाउंडेशन होता है, ठीक है। तो जो आपका शैलो फाउंडेशन होता है इसका भी फर्दर बहुत सारे डिवीज़न होते हैं, लाइक आइसोलेटेड फुटिंग आ जाता है, इसमें आइसोलेटेड फुटिंग्स होते हैं और स्ट्रैप फुटिंग हो जाता है, ठीक। ये सब फुटिंग्स के टाइप्स हो जाते हैं, ठीक है। आपका मैट फाउंडेशन या राफ्ट फाउंडेशन आ जाता है। सो बहुत सारे होते हैं। ऐसे ही डीप फाउंडेशन में हमारे पास पाइल फाउंडेशन आ जाता है। तो बहुत सारे होते हैं, बट हम अपनी डिज़ाइनिंग में जो भी पढ़ेंगे, जो डिज़ाइनिंग हम पढ़ेंगे RCC में, वो सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड फुटिंग की पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें आइसोलेटेड फुटिंग की ही डिज़ाइनिंग देखनी है कि किस तरह से हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं अपनी फुटिंग को। बाकी हमें और कोई फुटिंग्स के बारे में नहीं पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा कॉन्सेप्ट फाउंडेशन का, कि हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं फाउंडेशन। तो मेन रीज़न हमारा यही है कि लोड को एक बड़े एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो कॉलम से लोड आ रहा है पूरे स्ट्रक्चर का, उसको एक बड़े एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करके सॉइल तक ट्रांसफ़र करना ही फाउंडेशन का काम होता है, ठीक है। सो अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, ठीक है। सो व्हाट इज़ क्वेश्चन, वॉल फुटिंग इज़ अ टाइप ऑफ, वॉल फुटिंग कौन सा टाइप होता है। सो जो वॉल फुटिंग होता है वो एक स्ट्रिप फुटिंग की कैटेगरी में आता है, जिसको हम लोग स्प्रेड फुटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। सो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा स्प्रेड फुटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ कॉलम बेस इज, जो कॉलम बेस है आपका, जैसे कि जब अभी आप कॉलम बनाते हो, ठीक है, इस तरह से आपका कॉलम अगर है या आपने कॉलम बनाया है, ठीक है, तो आप उसके पास में एक छोटा सा, ठीक है, कॉलम का बेस बनाते हो, ठीक है। फुटिंग के बाद, फुटिंग बाद में बनाई जाती है, उससे पहले ये बेस बनाया जाता है। और ये कॉलम का जो बेस होता है वो इसलिए होता है ताकि आप जो कॉलम पे लोड आ रहा है उस लोड को फुटिंग तक, फुटिंग का जो भी ब्लॉक है उस तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर सको। इस वजह से हम लोग जो है वो इस कॉलम बेस को बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ट्रांसमिट द कॉलम लोड टू फाउंडेशन ब्लॉक, रेजिस्ट द डिफ्लेक्शन, रेजिस्ट लैटरल फोर्सेस, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन। सो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है कि जो कॉलम के लोड होता है उसको ये ट्रांसमिट करता है फाउंडेशन ब्लॉक तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per IS 456/2000 in design of footing, the bearing pressure on loaded area shall not exceed the permissible bearing stress in direct compression multiplied by a value equal to, सो A1 जहाँ पे सपोर्टिंग एरिया है फॉर बेयरिंग ऑफ फुटिंग एंड A2 इज़ द लोडेड एरिया ऑफ द कॉलम बेस, ठीक है। सो ये हमारा कोड में हमें ये पूरी वैल्यू स्पेसिफाइड है कि जो हमारी ये वैल्यू होती है ना, जो बेयरिंग प्रेशर की ऑन द लोडेड एरिया, ये हमारी वैल्यू, सो बेयरिंग प्रेशर की जो वैल्यू है इट शुड नॉट बी मोर देन, ये बोलते हैं कि इट शुड नॉट बी मोर देन जो हमारी दिस वैल्यू, जिसको हम बोल सकते हैं 0.45 FCK √A1/A2, ठीक है। सो ये हमारी कंडीशन होती है कि इट शुड नॉट बी मोर देन 0.45 FCK √A1, ठीक है। ये वैल्यू जो होती है इसको हम लोग 0.45 FCK जो होता है इसको हम लोग बोल देते हैं हमारी बियरिंग स्ट्रेस, ठीक है, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस। सो इसको हम लोग FBR भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा FBR मैक्सिमम होता है
वो हमारा 0.45 FC के अंडर रूट ऑफ A1/A2 होता है, ठीक है, जिसमें कि ये जो A1/A2 की वैल्यू होती है, A1/A2 इट शुड नॉट बी मोर देन 2, ठीक। सो ऑप्शन आपका हो जाएगा इस केस में हो जाएगा अंडर रूट, ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा, अंडर रूट ऑफ A1/A2 बट नॉट ग्रेटर देन 2, ठीक है। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डिज़ाइन ऑफ आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग ऑफ थिकनेस D द क्रिटिकल सेक्शन फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ सिंगल शेयर इज, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम फुटिंग की डिज़ाइनिंग करते हैं तो इसमें दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो फुटिंग होती है हमारी, उसमें जो होता है वो एक फ्लेक्सर मेंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक फ्लेक्सर मेंबर है। कैसे है, जैसे कि आपने ये एक कॉलम है आपका, ठीक है, दिस इज़ द फुटिंग, सॉरी। सो इसके ऊपर क्या होगा कि ये जो है ये आपके सॉइल में एक, ठीक है, दिस इज़ द डाउनवर्ड प्रेशर, ये प्रेशर लगाएगा, ठीक है। इसी के इसको रजिस्ट करने के लिए जो सॉइल है आपकी, वो उस आपके जो फाउंडेशन है उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो ये जो अपवर्ड फोर्स होता है, ये अपवर्ड प्रेशर बोल सकते हो आप, ठीक है। ये क्या करेगा, जैसे कि ये कॉलम जो है, इस कॉलम की वजह से ये कॉलम नीचे जाना चाहेगा, बट बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर जो आपका दिस पोर्शन, ठीक है, ये जो पोर्शन है, अगर मैं सॉइल की बात करूँ, फाउंडेशन की बात करूँ, तो दिस फाउंडेशन वांट टू गो अप, ठीक है, एंड ड्यू टू दिस लोड, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब क्या होगा, आपने ये देखा कि ये कुछ इस तरह से यहाँ पे मूवमेंट आएगा आपके फुटिंग में, ठीक है। तो नाउ बिकॉज ऑफ दिस ये एक्ट करेगा, जो कॉलम का पोर्शन है यहाँ पे, ये एज ए कैंटिलीवर एक्ट करेगा, एज अ फिक्स सपोर्ट एक्ट करेगा, ठीक है, एंड दिस इज़ द फ्री पोर्शन, सो ये एज ए कैंटिलीवर एक्ट करेगा, ठीक है। तो जैसे ही कैंटिलीवर पे आपने देखा कि मूवमेंट आता है तो वो बेंड हो जाता है, ऐसे ही आपकी जो फुटिंग हो जाएगी वो बेंड हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट ट्राई टू बेंड, ठीक है, ये आपकी बेंड हो जाएगी और ये दोनों साइड से आपका ऐसे करके होगा, ठीक है। तो क्योंकि इसमें बेंडिंग आ रही है तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी फुटिंग है वो एक फ्लेक्सर मेंबर है, ठीक है। लाइक इन बीम, जैसे कि बीम में हमने देखा था कि जब भी उसके ऊपर हम लोड लगाते थे, कोई बीम है, जब भी उसके ऊपर लोड लगता था, दीज आर द सपोर्ट्स, ठीक है, तो ये जो हमारी बीम होती थी वो क्या करती थी, बेंड होती थी, ठीक है। सो दिस बीम, ये हमारी बीम जो होती थी वो बेंड हो जाती थी। कैसे बेंड हो जाती थी, लेट्स सी, कुछ इस टाइप से ये बेंड हो जाती थी, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी जो फुटिंग होती है वो बेंड हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये एक फ्लेक्सर मेंबर है। और जैसे कि लाइकवाइज इन बीम हमारे पास शेयर फोर्सेस आते थे, शेयर स्ट्रेसेस हम देखते थे, जैसे कि इस सेक्शन पे जब हम देखते थे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ शेयर स्ट्रेसेस आते थे, ठीक है, शेयर स्ट्रेसेस या फिर शेयर फोर्सेस, ऐसे ही हमारे बीम, हमारी फुटिंग में भी शेयर फोर्सेस आएंगे, ठीक है। तो जो हमारी आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है कि जो फाउंडेशन होता है उसमें बेंडिंग आती है, ठीक है, बेंडिंग और शेयर, ये दो चीज़ें आपकी आती हैं, ठीक है। और फाउंडेशन को जो हम डिज़ाइन करते हैं, वी डिज़ाइन द फाउंडेशन एज अ स्लैब, ठीक है। तो इसको हम लोग स्लैब के जैसे डिज़ाइन करते हैं, बिकॉज स्लैब इज़ ऑल्सो फ्लेक्सर मेंबर, इसको स्लैब के जैसे डिज़ाइन करते हैं। वाई एज अ स्लैब, बिकॉज लाइक वाइज इन स्लैब, जैसे कि स्लैब में हम लोग शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, ऐसे ही हम लोग फुटिंग में भी शेयर एनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फुटिंग को हमेशा जो डिज़ाइन किया जाता है वो जो उसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करी जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग के लिए प्रोवाइड करी जाती है, शेयर फोर्सेस के लिए कोई भी रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करी जाती है फुटिंग में, ठीक है। तो शेयर फोर्सेस के लिए हम क्या करते हैं, शेयर फोर्सेस के लिए हम लोग थिकनेस को बढ़ाते हैं। तो अगर हमारे पास शेयर स्ट्रेसेस आ रहे हैं और हम कह रहे हैं कि शेयर फोर्सेस को रजिस्ट करना है तो उसके लिए हम लोग थिकनेस को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो शेयर जो होती है हमारे पास, इसमें दो टाइप की शेयरिंग आती है। पहली होती है आपकी वन वे शेयर एंड दूसरी होती है टू वे शेयर, ठीक है। तो जब भी हम डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं अपनी फुटिंग को, तो उसको में तीन चीज़ों को कंसिडर करके डिज़ाइनिंग करी जाती है।
डिज़ाइनिंग के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर डिज़ाइनिंग किसी भी सेक्शन के लिए हमें सेक्शन चाहिए, मीन्स उसकी डेप्थ चाहिए, डेप्थ ऑफ फुटिंग चाहिए, ठीक है, एंड रेनफोर्समेंट, ठीक है, बट एरिया भी चाहिए आपको, ठीक है। सो एरिया ऑफ फुटिंग भी आपको फाइंड आउट करना होता है, ये चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी होती है। सो हाउ वी फाइंड आउट दीज थिंग्स, इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम लोग बेंडिंग, वन वे शेयर एंड टू वे शेयर, इन तीनों की हेल्प से क्या करते हैं, हम लोग डेप्थ निकाल लेते हैं, ठीक है। इन तीनों से हम डेप्थ निकालते हैं, अलग अलग मेथड है, बेंडिंग से कैसे निकलेगा, वन वे शेयर से कैसे निकलेगा, टू वे शेयर से कैसे निकलेगा। सो अलग अलग मेथड है, सबके थ्रू हम लोग डेप्थ निकालते हैं और फिर देखते हैं कौन सी मैक्सिमम डेप्थ है। जो मैक्सिमम डेप्थ आती है वही डेप्थ हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं अपनी फुटिंग को, ठीक है। सो इस तरह से हमारी डेप्थ निकल के आ जाती है। ओके, एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी हमने देखा था कि जो हमारा एरिया, जो हमारा प्रेशर है वो P/A, इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा B, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग एरिया निकालते हैं, सो एरिया शुड बी ग्रेटर देन P/σB। हमें ये जो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी होती है वो गिवन होती है सॉइल की, और हमें लोड दिया हुआ होता है, तो हम यहाँ से इजीली अपना एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं फुटिंग का, ठीक है। एरिया में अगर हमने स्क्वायर सेक्शन माना है तो स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, A² रख देते हैं और ये जो भी वैल्यू आएगी उसके इक्वेट करके यहाँ से एरिया हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो रेक्टेंगुलर सेक्शन में आप कोई रिलेशन मान लोगे, लाइक जैसे कि सपोज़ ये आपका, आपने इसको माना L, इसको माना B, तो आपने कोई रिलेशन मान लिया, सपोज़ आपने मान लिया कि जो B है वो 2/3 ऑफ L है, ठीक है। इस तरह से मान के हम निकाल सकते हैं एरिया। एरिया निकालने के बाद हम लोग डेप्थ निकालते हैं, जो कि बेंडिंग, वन वे शेयर और टू वे शेयर की हेल्प से निकाला जाता है, और फिर फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सो इन सब के लिए जब भी हम बेंडिंग फाइंड कर रहे हैं, मतलब डेप्थ फाइंड कर रहे हैं बेंडिंग के थ्रू, तो उसमें कुछ क्रिटिकल सेक्शंस आते हैं। क्रिटिकल सेक्शंस तो जो हमारा वन वे शेयर होता है, यहाँ पे जो सिंगल शेयर है इसमें वन वे शेयर बोलते हैं सिंगल शेयर को। तो यहाँ पे बोला गया है कोड के द्वारा कि जो क्रिटिकल सेक्शन होता है, जहाँ पे हमें जो डेप्थ है वो फाइंड आउट करनी है, सो वन वे शेयर में जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन होता है, लाइक हमारी ये फुटिंग है अगर सपोज़, ठीक है, तो वन वे शेयर में जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन होता है वो होता है at a distance of D from the face of the column. So this is the face of the column. यहाँ से D डिस्टेंस पे हमारा शेयर होता है, ठीक है। जो हमारा जो हमारा जहाँ से जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वो ये D डिस्टेंस पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा शेयरिंग होती है, ठीक है। जो वन वे शेयर में जो शेयर होगा हमारा वो ये पोर्शन शेयर करेगा, ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिए कि वन वे शेयर में जो क्रिटिकल सेक्शन है वो होता है एट अ डिस्टेंस ऑफ D फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, ठीक है। सो इस तरह से अलग अलग है, अलग अलग देख लेंगे अभी कि वन वे में D डिस्टेंस पर होता है, टू वे में कितनी डिस्टेंस पर होता है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिटिकल सेक्शन फॉर पंचिंग शेयर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, देखिए ये आ गया पंचिंग शेयर। तो पंचिंग शेयर किस तरह से होता है, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि वन वे शेयर में क्या होता था, ये हमारी फुटिंग है अगर सपोज, ठीक है, एंड दिस इज द कॉलम। तो जब हमारी जो इसमें जो शेयरिंग होगी, ठीक है, ये एरिया हमारा क्या करेगा, शेयर करेगा, ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस इज D, ये हम D डिस्टेंस मानते थे, और ये हमारा एरिया जो होता था वो शेयर हो जाता था। शेयर इन द सेंस ये एरिया जो होगा, लाइक सपोज अगर हम ये इसको B मान लें, ठीक है, और इसको हम मान लें A, ठीक, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी B माइनस A B माइनस A डिवाइडेड बाई 2 माइनस D, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी इस स्ट्रिप की, ठीक है। तो इस स्ट्रिप में हमारे पास क्योंकि शेयरिंग यहीं से ही हो रही है, ठीक है, यहाँ पे से लोड आएंगे तो शेयरिंग इस एरिया पे होती है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम पंचिंग शेयर की बात करें तो पंचिंग शेयर में क्या होता है, उसको हम लोग टू वे शेयर बोलते हैं। पंचिंग शेयर को ही हम लोग टू वे शेयर भी कहते हैं। ये हमारी फुटिंग है सपोज, एंड
दिस इज़ कॉलम एरिया, मैंने मान लिया कि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है कॉलम का, एंड ये हमारा कैपिटल बी है। तो हम ये मानते हैं कि जो हमारा शेयरिंग होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि कॉलम के d/2 डिस्टेंस पे इस तरह से ये जो पोर्शन होता है वो नीचे शेयर कर जाता है, ठीक है। सो दिस पोर्शन विल शेयर इन टू वे शेयर, ठीक है। टू वे शेयर इसलिए बोला गया है क्योंकि दोनों डायरेक्शन में शेयरिंग हो रही है इसमें, मतलब चारों ही डायरेक्शन में शेयरिंग हो रही है, ठीक है, इधर भी इधर भी। तो ये जो डिस्टेंस रहती है हमारी, दिस डिस्टेंस, ये हमारी d/2 रहती है इधर से भी, और अगर हम इधर से निकालेंगे तो ये भी d/2 होती है, ठीक है। तो ये पूरा एरिया हमारा शेयर कर जाता है, आप कह सकते हो कि कॉलम के साथ जो है वो नीचे धंस जाता है वो एरिया, ठीक है। तो इस वजह से इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी d along the circumference of the column, d from the face of the column, 0.5 d from the face of the column, 0.5 along the circumference of the column। तो फेस ऑफ द कॉलम से d/2 डिस्टेंस पे हमारा पंचिंग शेयर का क्रिटिकल सेक्शन होता है, तो ये हो जाएगा 0.5 d फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बेंडिंग की बात करें, बेंडिंग में किस तरह से क्रिटिकल सेक्शन आता है हमारा, सो बेंडिंग में जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन होता है वो एट द फेस ऑफ द कॉलम हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द फेस, तो यही हमारा क्रिटिकल सेक्शन होता है इन बेंडिंग, ठीक है। तो ये बेंडिंग में इस तरह से ये पूरा फेलियर होता है, बेंडिंग में इस तरह से पूरा फेलियर हो जाता है हमारा। तो अगर बेंडिंग का आएगा तो यू विल से कि एट द फेस ऑफ द कॉलम जो है वो हमारा क्रिटिकल सेक्शन हो जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ फुटिंग डिपेंड्स अपॉन लोड एंड। सो एरिया ऑफ फुटिंग अभी हमने देखा, जब एरिया ऑफ द फुटिंग निकालते हैं तो हम देखते हैं कि इट शुड बी मोर देन P अपॉन बियरिंग कैपेसिटी। सो बियरिंग कैपेसिटी, जो सेफ बियरिंग कैपेसिटी हमारे सॉइल की होती है वो हम लेते हैं। सो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in reinforced and plain concrete footings resting on soil the thickness at the edge should not be less than, ठीक है। सो ये कोड ने हमारे बोला है कि अगर आप प्लेन कंक्रीट या रेनफोर्स्ड कंक्रीट कोई सी भी लोगे तो जो भी आपकी थिकनेस रहेगी, जो आपकी एजेस पे जो थिकनेस रहेगी, सो इट शुड नॉट बी मोर देन, अगर मैं इस तरह से फुटिंग बनाती हूँ, ठीक है। तो एजेस पे जो हमारी थिकनेस रहती है, ये जो एजेस पे ये जो थिकनेस रहेगी, इट शुड नॉट बी 150 mm, ठीक है। इससे कम नहीं होना चाहिए। सो मिनिमम थिकनेस हमारी जो है वो 150 mm है, ठीक है। बट यहीं पे अगर हम पाइल्स की बात करें, अगर हम पाइल फाउंडेशन पे दे रहे हैं अपना फुटिंग, तो वहाँ पे यही वैल्यू पाइल्स के केस में 300 mm हो जाती है, ठीक है, इन केस ऑफ पाइल 300। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 150 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कंबाइंड फुटिंग इफ shear stress exceed 5 kg per centimeter square then the nominal stirrups provided are, ठीक है। तो कंबाइंड फुटिंग में अगर आपका shear stress, ये आप राइट डाउन कर लीजिए कि अगर shear stress आपका मोर देन 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तो आप 12 लेग्ड स्टरप्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। 12 लेग स्टरप्स आपकी यूज़ करी जाएंगी इफ़ इट इज़ मोर देन 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर शेयर स्ट्रेस लेस देन 5 kg है, लेस देन 5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप 8 लेग्ड स्टरप्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये याद रख लीजिए वैल्यू फॉर कंबाइंड फुटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a two-way rectangular reinforced footing the central band in long direction contain, ठीक है। तो जब भी हम लोग फुटिंग में, जब भी हमारा फाउंडेशन की डिज़ाइनिंग होती है और हम लोग उसमें फाउंडेशन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो रेक्टेंगुलर अगर हम फाउंडेशन बना रहे होते हैं तो कुछ इस तरह से हम लोग उसमें
रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होता है कि जो सेंटर हमारा होता है, ये जो हमारा पोर्शन होता है, ठीक है, दिस इज़ द मिड पोर्शन। ठीक, तो यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट होती है वो हम ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं शॉर्टर डायरेक्शन के केस में। यहाँ पे ये लॉन्गर डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटर हमारी जो विड्थ होती है और ये विड्थ हमारी बी होती है, इस बी डिस्टेंस पे जो रेनफोर्समेंट हमारी होती है, बी डिस्टेंस पे जो थिकनेस जो हमारी शॉर्टर डायरेक्शन है उसकी थिकनेस के की अगर विड्थ की बात करूँ मैं, तो लॉन्गर डायरेक्शन में उस थिकनेस पे हमारी रेनफोर्समेंट ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं हम लोग कंपेयर टू द एंड्स। ठीक है, सो एजेस पे रेनफोर्समेंट कम होती है, बट सेंटर में इस एरिया में रेनफोर्समेंट हम ज़्यादा क्लोजली प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंड ये क्लोजली कितनी प्रोवाइड करी जाती है, तो ये हमारी जो हम लोग शॉर्टर डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उससे 2/1 + बीटा टाइम्स ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर मैं रेनफोर्समेंट इन सेंट्रल पोर्शन निकालूँ तो ये हो जाती है मेरी AST शॉर्ट मल्टीप्लाइड बाई 2/1 + बीटा। ठीक है, ये हो जाती है, एंड दिस बीटा इज इक्वल टू L/B। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रोवाइड करी जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि इन अ 2-वे रेक्टेंगुलर रेनफोर्स्ड फुटिंग द सेंट्रल बैंड इन लॉन्ग डायरेक्शन कंटेंट्स मोर रेनफोर्समेंट। तो सेंट्रल बैंड में ज़्यादा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इन अ कंबाइंड फुटिंग इफ शेयर स्ट्रेस डज नॉट एक्सीड 5 kg/cm² द नॉमिनल स्टरअप्स प्रोवाइडेड। सो अभी पीछे देख लिया कि अगर 5 kg से ज़्यादा नहीं है तो हम लोग 8 लेग्ड स्टरअप्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द पर्पज़ ऑफ द डिज़ाइन ऑफ अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग। रेनफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग की डिज़ाइन के लिए a flexible base and linear pressure distribution is assumed, a rigid base and linear pressure distribution is assumed, a flexible base and parabolic pressure distribution is assumed, और rigid base and parabolic pressure distribution is assumed। ठीक है, तो इसमें जब भी हम लोग रेनफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग की डिज़ाइनिंग करते हैं तो हम जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन, हमेशा आप देखोगे कि जब भी हम उसका प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं तो वो हमारा यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, एंड फुटिंग को हम लोग फ्लेक्सिबल मानते हैं, एंड दिस हमारा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एंड इट इज़ लीनियर। सो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द पर्पज़ ऑफ द डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज अज्यूम टू बी। सो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम टू बी लीनियर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिटिकल सेक्शन फॉर इवेल्युएटिंग द बेंडिंग मोमेंट फॉर एन आइसोलेटेड फुटिंग इज एट। सो अभी हमने देखा कि बेंडिंग मोमेंट अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन बेंडिंग मोमेंट के लिए होगा वो हमारा क्या रहता है, इट इज़ एट द फेस ऑफ द कॉलम। तो यहाँ पे एट द फेस ऑफ द कॉलम हमारा क्रिटिकल सेक्शन रहता है। ठीक है, ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन रहता है। सो ऑप्शन आपका हो जाएगा एट द फेस ऑफ द कॉलम और पेडेस्टल। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड इन द डिज़ाइन ऑफ द आइसोलेटेड फुटिंग। सो आइसोलेटेड फुटिंग के डिज़ाइन में हम क्या कंसिडर नहीं करते, देखिए बेंडिंग मोमेंट कंसिडर करते हैं, शेयर भी कंसिडर किया जाता है, पंचिंग स्ट्रेस जिसको हम लोग 2-वे शेयर भी बोलते हैं वो भी कंसिडर करते हैं, टॉर्जन कंसिडर नहीं करते। सो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in case of rectangular foundations the maximum permissible eccentricity of load is limited to। जब आप रेक्टेंगुलर फाउंडेशन बना रहे हैं तो उस केस में जो आपकी मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी रहती है वो आपकी b/6 रहती है कि ई मैक्स है इट शुड नॉट बी मोर देन b/6। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि टेंशन से बचाने के लिए हमें एक मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी देनी पड़ती है। अगर इसेंट्रिसिटी बढ़ जाती है तो जो हमारी फुटिंग होती है उसमें टेंशन आने लगता है। सो टू प्रिवेंट टेंशन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं टू प्रिवेंट टेंशन हम लोग को मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी देनी पड़ती है। ठीक है, कि इससे ज़्यादा इसेंट्रिसिटी ना आए हमारे फुटिंग में, कॉलम में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है b/6।
अगर हमारी सर्कुलर फुटिंग होती है, ठीक है, सर्कुलर फुटिंग है, तो इसमें जो ई मैक्स की जो वैल्यू होती है इट शुड नॉट बी मोर देन d/8 हो जाता है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच द वेट ऑफ फुटिंग इज अज्यूम्ड ऑफ द एक्शियल लोड ऑन कॉलम। कॉलम पे जो एक्शियल लोड आ रहा है उसका, उसमें फुटिंग का वेट आप कितना लेते हो, ठीक है। तो जब भी हम लोग जो वेट लेते हैं जब अपने फुटिंग का, तो वो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली फुटिंग का जो वेट होता है वो 10% तक इंक्रीज़ किया जाता है, ठीक है। तो जब भी हमारा अपवर्ड, जब हम लोग अपवर्ड प्रेशर फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग 1.1 P/A ऐसे करके लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो 10% है ये हमारा वेट ऑफ फुटिंग होता है। तो फुटिंग के का जो वेट है वो 10% एक्स्ट्रा लेके हम लोग चलते हैं, तो 10% ये हो जाएगा। If P is the net upward pressure on a square footing of side B for square column of side A, the maximum bending moment is given by। तो maximum bending moment हमारा क्या रहेगा, ठीक है। चलिए हम इसको देख लेते हैं। इस तरह से हमारी एक फुटिंग है, ठीक है। सो दिस इज़ अ स्क्वायर फुटिंग, स्क्वायर फुटिंग, इसकी साइड है बी, ठीक है, ये बी साइड की हमारी स्क्वायर फुटिंग है। नाउ द कॉलम इज़ ऑल्सो अ स्क्वायर कॉलम, इस स्क्वायर कॉलम है, इसका साइड कितनी दे रखी है, ए दे रखी है, ठीक है, ए साइड का कॉलम है, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है। सो वी नो कि जो बेंडिंग मोमेंट होता है उसके लिए क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, एट द फेस ऑफ द कॉलम, ठीक है। तो अगर हम इस जो ये जो हमारी विड्थ है इसको हम अगर फाइंड आउट करें तो ये कितनी आएगी, ये हो जाएगी B-A डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो ये इस तरह से आ जाएगी B-A डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो जब भी हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, सो ये जो बेंडिंग मोमेंट हमारा निकल के आएगा ये निकलेगा द अपवर्ड प्रेशर, जो अपवर्ड प्रेशर, बिकॉज अपवर्ड प्रेशर क्या होगा, इस सेक्शन पे ही तो लगेगा। देखो अगर मैं इस सेक्शन को इस तरह से दिखाऊं, ये हमारा सेक्शन है, ठीक है। ओके, तो ये कुछ इस तरह से होगा, इसमें ये डेप्थ ऐसे इस तरह से ये डेप्थ नीचे के लिए होगी इसकी, और ये हमारा ऊपर का पोर्शन है, ठीक है, ये ऊपर का पोर्शन है और ये कुछ अंदर डेप्थ में है, डी डेप्थ में है अंदर को, ठीक है। तो इस पे प्रेशर क्या लगेगा, इस पूरे सेक्शन पे लगेगा प्रेशर, ठीक। और जो डिस्टेंस रहेगी हमारी वो कितनी रहेगी, तो प्रेशर हमारा कितने डिस्टेंस पर रहेगा, जो भी प्रेशर लगेगा वो तो सिर्फ इस एरिया पे लगेगा ना, किस एरिया पे, सिर्फ इस एरिया पे, डेप्थ से तो मतलब है नहीं हमें। तो जब हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या हो जाता है, बेंडिंग मोमेंट हमारा हो जाता है फोर्स इनटू लीवर आर्म, ठीक है। सो लीवर आर्म क्या होता है, सेंटर से अगर हमारा ये सपोज एरिया हुआ है तो एरिया से जो डिस्टेंस रहेगा उसके उस एरिया के सेंट्रॉइड से फेस ऑफ द कॉलम से, वही हमारा लीवर आर्म होता है। तो फोर्स क्या हो जाएगा इस केस में, जो अपवर्ड प्रेशर हमारे पास लग रहा है वो, उस अपवर्ड प्रेशर को हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगा, और एरिया क्या रहेगा, B-A डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी, ठीक है, इंटू लीवर आर्म हमारा कितना है, मीन्स जो सेंट्रॉइड है इस सेक्शन का, ठीक है। तो ये सेंट्रॉइड है, ठीक है, इसकी डिस्टेंस हमारी कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी B-A डिवाइडेड बाई 4। तो इस तरह से हमारा बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। तो इसके थ्रू हम अपना बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, P इंटू B-A का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इंटू B, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट आपका आ जाएगा PB/8 टू B-A का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, थर्ड, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, P इंटू B, B-A का होल स्क्वायर अपॉन 8, ओके।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप फॉर मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज़ गिवन बाय। सो ये तो आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा है, अगर आपने सॉइल पढ़ा है तो उसमें पढ़ा होगा कि जो मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होता है वो हो जाता है आपका क्यू बाई गामा ठीक है। तो ये हो जाता है क्यू बाई गामा 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई का होल स्क्वायर, ये हो जाता है आपका। ठीक है, जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई होता है ये हमारा क्या हो जाता है के ए। ठीक है, तो दिस इज के। सो ऑप्शन आपका हो जाएगा क्यू बाई गामा 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई का होल स्क्वायर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। Now the next question, according to IS 456 1978, the thickness of the reinforced concrete footing on piles at its edges is kept less than। ठीक है, तो जब IS 456 1978 की बात करते हैं तो उन्होंने बोला था कि पाइल्स के केस में इट शुड बी लेस देन 150 mm। ठीक है, IS 456 1978 के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि जो आपकी डेप्थ रहेगी वो लेस देन 150 mm होना चाहिए। बट नाउ IS 456 2000 के अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि डेप्थ शुड बी मोर देन 300 mm। ठीक है, सो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ रिजिड ब्लॉक फाउंडेशन आर 6। A foundation is considered as shallow if its depth exceeds the width। ठीक है, तो रिजिड ब्लॉक फाउंडेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती हैं, ये सही बात है क्योंकि सारी डायरेक्शन में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 6 रहेंगी, ये तो सही है। दूसरा देख लेते हैं कि अ फाउंडेशन इज़ कंसिडर्ड एज शैलो इफ़ इट्स डेप्थ एक्सीड्स द विड्थ। तो जब डेप्थ हमारी विड्थ से बड़ी होती है तो वो शैलो नहीं होता, वो हमारा डीप फाउंडेशन होता है। ठीक है, शैलो फाउंडेशन के लिए क्या केस होता है? शैलो फाउंडेशन के लिए जो डेप्थ होती है वो विड्थ से छोटी होती है। सो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ P kg per meter square is the upward pressure on the slab of a plain concrete footing whose projection on either side of the wall is a centimeter, the depth of the foundation is given by। ठीक है, तो अगर ये कोई वॉल है आपकी, ये आपकी कोई वॉल हो गई है, ठीक है, दिस इज़ अ वॉल, एक सेकेंड, ये आपकी वॉल है, ठीक है, और इसमें इस तरह से आपका प्रोजेक्शन है। ठीक है, और इस प्रोजेक्शन की उसने बोला है कि जो प्रोजेक्शन है उसकी डिस्टेंस है ए, तो यहाँ से और यहाँ से ये डिस्टेंस आपकी ए हो जाती है। ठीक है, एंड ये कह देती हूँ कि ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, दिस इज़ योर ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल के नीचे आप फाउंडेशन बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ग्राउंड लेवल है। इस तरह से आपको ऐसे प्रेशर लगेगा, इस पर अपवर्ड प्रेशर एक्ट करेगा। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इस केस में ये आप इसमें एक रिलेशन होता है डेप्थ का और दिस डिस्टेंस जो आपकी प्रोजेक्शन है ए, उसका एक रिलेशन होता है विच इज़ D इज इक्वल्स टू 0.00775 A/√P। ठीक है, सो ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन आप नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से आप डेप्थ ऑफ फाउंडेशन फाइंड आउट कर लेते हो अगर आपको प्रोजेक्शंस गिवन हुए होते हैं और प्रेशर गिवन है तो। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू फाइंड आउट। ठीक है, चलो आपके क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। इसमें आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, जैसे कि हम लोगों ने अभी क्रिटिकल सेक्शंस देखे कि वन वे शेयर में जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वो एट अ डिस्टेंस ऑफ D फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम होता है। टू वे में इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ D/2 फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम। ठीक है, एंड बेंडिंग मोमेंट में इट इज़ एट द फेस ऑफ द कॉलम। ठीक है, एक कंडीशन इसमें और होती है क्रिटिकल सेक्शन के केस में। क्रिटिकल सेक्शन
जो हमारे होते हैं उसके केस में, क्योंकि क्वेश्चन देखिए इसमें यही सब आते हैं, क्रिटिकल सेक्शन से मोस्टली क्वेश्चन पूछ लेगा फुटिंग में, ठीक है, या फिर आपसे ये अपवर्ड फोर्स वगैरह फाइंड आउट करने के लिए बोल देगा, एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोल देगा, तो ज़्यादा क्योंकि क्वेश्चन फुटिंग से आते नहीं हैं तो यहीं से ही क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो ये एक इसमें और टॉपिक होता है कि अगर आपको वॉल दे रखी है, ठीक है, कि आपसे कहा है कि कोई वॉल है, कॉलम की जगह अगर वॉल आप वो भी मेसनरी वॉल, ठीक है, आरसी वॉल के लिए तो वही कंडीशन रहेगी, अगर आरसी वॉल है तो आप जो भी आप उसका क्रिटिकल सेक्शन लोगे वो एट द फेस ऑफ द कॉलम लोगे, ठीक है, लेकिन अगर आप मेसनरी जो है आपकी वॉल रहती है, सो मेसनरी वॉल है अगर, तो उस केस में जो आपका क्रिटिकल सेक्शन रहेगा वो रहेगा, दिस इज़ इट्स सेंटर लाइन, अगर ये इसकी सेंटर लाइन है मेरे वॉल की, तो इस सेंटर लाइन से और इस फेस के मिड में यहाँ पे जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन रहेगा वो इस चीज़ पे रहेगा, सो दिस विल बी द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है, फॉर अ मेसनरी वॉल। तो ये भी आप पॉइंट याद रखिए बिकॉज क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये हमारी इस वॉल की अगर मेरी थिकनेस अगर बी है, ठीक है, ये वॉल की थिकनेस बी है, अगर बी थिकनेस की वॉल है तो क्रिटिकल सेक्शन मेरे सेंटर ऑफ द वॉल से ये b/4 डिस्टेंस पे हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से क्वेश्चन इसका भी पूछा जा सकता है। बाकी आई होप मैंने सारे ही टॉपिक्स आपके क्लियर कर दिए हैं, सारे टॉपिक्स ही क्लियर हो गए आपके फुटिंग के, ठीक है। बाकी हम लोग आगे और भी लेके आएंगे क्वेश्चन, जब मिक्स्ड क्वेश्चन लेके आएंगे तो उसमें जितने भी बचे हुए अगर कोई क्वेश्चन बच जाता है या और भी क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो सब उसमें इंक्लूड कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोगों को भी ये इसके हेल्प मिल सके, लोगों को पढ़ने में हेल्प हो सके, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें कि हम लोग प्री स्ट्रेसिंग के क्वेश्चंस करेंगे। सो प्री स्ट्रेसिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, उससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सेशन आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, थैंक यू सो मच।